तो हेलो दोस्तों। कल हम मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 हम देखे थे। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार और संविधान उपचारों का अधिकार। तो 12-13 पहले हम देखेंगे, फिर समानता के अधिकार पे देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग 12-13 नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 14 से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम 12 देख लिए थे। 12 में था कि राज्य की परिभाषा था। अब आज हम 13 देखेंगे। 13 बहुत अच्छी मुद्दा है, बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो आज हम 13 देखेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 13 से। और सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो पढ़ाते हैं वो समझ आए तो अपने दोस्तों को भी भेजें और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएं। आप लोग एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और दोस्त को भी कहिए वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो और इससे भी अच्छा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक, आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकार। डेट कितना है, डेट देख लेंगे यहाँ 2022। ठीक, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही ले। देखिएगा धीरे धीरे हम आप लोगों को बताते हैं। हम भी एक आप लोग की तरह स्टूडेंट है, फिर भी हम जो सीखे हुए हैं वो बता रहे हैं। अगर समझ आए, कुछ गलती हो तो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, एक मिनट, कल 12 हम पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 में क्या है कि अनुच्छेद 13 खंड 1 है। तो मूल संविधान में 13 में 3 अनुच्छेद थे। 13 खंड 3, 13 खंड 2, 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3 और वर्तमान में 4 है। तो अब हम देखते हैं 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3। ठीक, अभी है 13 खंड 4। 13 खंड 4 ये अभी जोड़ा गया है, 24वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसे। तो अब हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 खंड 1। 13 खंड 1 हम पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या कहते हैं। एक मिनट हम पंखा चला लें। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए एक क्या कहते हैं, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, फिर हम इससे आगे बताएंगे आपको। यहाँ कहते हैं संविधान। 13 खंड 1 क्या कहते हैं, संविधान लागू, संविधान लागू होने से वह विधि
एक मिनट रुक जाइए, मार्कर कहीं रखा गया था, हम देखते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 13 खंड 2, ये क्या है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो मौलिक कानून का अगर बनाती भी है तो वह उल्लंघन सीमा तक शून्य उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी या इसे रद्द कर दिया। पहले इसको उतारे, आप लोग नोट कर ले, फिर हम इसको हम अभी समझाएंगे। पहले इसको आप लोग एक बार उतार ले अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत अच्छी टॉपिक है। और इसके बाद हम मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। इससे पहले ये कोई नहीं पढ़ाते, मगर ये बहुत जरूरी है। एक बार देख ले और उतार दे, और लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। जल्दी जल्दी उतार दे आप लोग। तो आप लोग इसे उतार लिख लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 13 खंड 1 क्या कहता है, और अनुच्छेद 13 खंड 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 खंड 3 क्या कहता है, और अनुच्छेद 13 खंड 4 क्या कहता है, और 4 कब आया। क्योंकि मूल संविधान में ये 3 था, ये 3 ही था। मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था तो ये 3 ही अनुच्छेद था। ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? ये 24वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। ठीक, तो 3 मूल संविधान में ये 3 ही था। तो अभी हम चौथा का भी पढ़ेंगे, पहले 3 पढ़ेंगे, फिर ये 4 आगे देखेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 13? देखिए खंड क्या होता है, ये 13 खंड 1 ऐसे रहेगा, और इसमें ए आ जाएगा, तो ये उपखंड हुआ। 13 खंड ए उपखंड ए, एक का उपखंड ए, खंड ही में उपखंड होता है। इसका छोटा अनुच्छेद हुआ, ये खंड हुआ, ये उपखंड हुआ, तो ऐसे है। तो इसमें खंड 1 है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अब 13 अनुच्छेद 13 खंड 1 क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने से, क्या कह रहा है, संविधान लागू होने से पूर्व की, पहले की, पूर्व माने पहले की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। क्या कह रहा है समझिएगा, संविधान के लागू होने से पूर्व पहले की ऐसी कोई भी विधि है होगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये अंग्रेज की जमाना में चलता था। आईपीसी अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी विधि, आईपीसी का कोई धारा है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करती है तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। अभी भी आईपीसी चलता है, लेकिन जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है वो विधि अभी चल रहा है। ठीक, तो ये उल्लंघन की सीमा तक क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। ठीक, मौलिक अधिकारों को अगर उल्लंघन करती है या तो उसे शून्य मानी जाएगी। ठीक ना। अब आर्टिकल 13 खंड 2 क्या कहते हैं, राज्य। राज्य का मतलब तो कल आपको हम पढ़ाई दिए थे कि केंद्र का सांसद, सरकार, प्रांत का विधानमंडल,
सरकार, स्थानीय नगर पालिका, पंचायत या ऐसे व्यक्ति जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करता हो, सब क्या कहलाएंगे? राज्य। तो क्या कह रहा है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों का, जो क्या करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर बनाती भी है, क्या है? अगर बनाती भी है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य या अवैध मानी जाएगी या इसे रद्द कर दिया जाएगा। न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती, केंद्र में सांसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। जैसे हो गया सरकारी शक्ति का प्रयोग करता है, डीएम ऐसा कोई विधि नहीं बना सकता है, एसपी ऐसे कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर बना भी देती है तो उल्लंघन की सीमा तक, वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य, या इसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उतार दिए होंगे इसको, मेन पॉइंट आप उतार लीजिए इसका जल्दी से। तो आप लोग सोल्व करके जल्दी इसको उतार दीजिए। अब हम आर्टिकल 13 खंड रोक के आप लोग उतार लीजिएगा, हम पढ़ा देते हैं आप लोग। आर्टिकल 13 खंड 3 हम अब देखेंगे, तब हम लास्ट में आर्टिकल 13 खंड 4 हम देखेंगे। ठीक, क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये अब क्या कह रहा है हम देखेंगे। ये आर्टिकल 13 खंड 3 कह रहा है कि विधि के अंतर्गत विधि के बल रखने वाला अध्यादेश नियम, उपनियम, परंपरा, विधि के अंतर्गत विधि के बल रखने वाला अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपरा सभी शामिल माने जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि विधि के अंतर्गत विधि के बल रखने वाला अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपरा सभी शामिल माने जाएंगे। जो विधि का बल रखता है, कानून का जो बल रखता है, उसमें सब क्या सब शामिल होंगे? अध्यादेश, क्या सब शामिल होंगे? अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपरा सभी शामिल माने जाएंगे। तो इसके आधार पर आच्छादन का सिद्धांत आया। इसके आधार पर यहाँ से इसके आधार पर आच्छादन का सिद्धांत आया। ये क्या है? आच्छादन के सिद्धांत में क्या कहा गया, अब हम देखेंगे। कहा गया कि संविधान लागू होने से, क्या कहा? लागू होने से, संविधान लागू, यही समझते। ये क्या क्या?
इसके आधार पर संविधान लागू नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, तो इसे रद्द नहीं किया जाएगा। तथापि इसे अप्रभावी देखिए क्या कहते हैं आर्टिकल 13 खंड 2 क्या 3 क्या कहता है कि सब विधि के अंतर्गत विधि के बल रखने वाला अध्यादेश, नियम, उपनियम, परंपरा सभी शामिल माने जाएंगे। तो इसके आधार पे आच्छादन के सिद्धांत आए। ठीक, तो ये क्या कहते हैं कि संविधान, ये क्या कह रहा है, संविधान जो हम पढ़े थे अनुच्छेद 13 खंड 1 में, कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी तथा इसे आच्छादन कर दिया जाएगा। आच्छादन का मतलब होता है समाप्त नहीं किया जाएगा, आच्छादन मतलब रोक के रखेगा, इसे अप्रभावी नहीं करेगा, इसे रोक के रखेगा। यद्यपि रद्द नहीं किया जाएगा तथापि इसे अप्रभावी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अप्रभावी, रोक लिया जाएगा। आच्छादन के मतलब उसको लागू नहीं किया जाएगा, अप्रभावी करके रखा रहेगा। क्योंकि भविष्य में क्या कहता है, क्योंकि भविष्य में संसद या कहीं भी संविधान संशोधन में कभी संशोधन होता है तो वह विधि, संविधान में संशोधन होता है तो वह विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है तो उस पर से आच्छादन समाप्त हो जाएंगे। क्या समाप्त हो जाएंगे? आच्छादन समाप्त हो जाएंगे और इस विधि को पुनः
लागू कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पुनः लागू कर दिया जाएगा। इसका कहना है कि संविधान लागू होने से आच्छादन के सिद्धांत का इसके आधार यह है कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी, तथापि इसे आच्छादन कर दिया जाएगा। इसे आच्छादन कर दिया जाएगा, इसे रद्द नहीं किया जाएगा, अप्रभावी कर दिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। अगर कोई विधि मौलिक अधिकार आईपीसी का ऐसा कोई भी धारा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे रद्द नहीं करेगा। क्या करेगा? आच्छादन कर देगा। क्या कर देगा? आच्छादन, इसे रोक लेगा। अगर मौलिक अधिकार में कभी संशोधन होता है तो वो विधि संशोधन के बाद वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती रहेगी, विरोधी नहीं मानी जाएगी, तो इसे फिर से पुनः लागू कर दिया जाएगा। यही तो कह रहा है आच्छादन का सिद्धांत, यही तो कह रहा है। एक बार समझ ले और इसे लिख ले, इसे समझ के एक बार लिख ले। अब इसे लिख लिए होंगे। अब हम इसे मिटाते हैं और अनुच्छेद 13 खंड 2 से हम क्या, इससे भी एक मुद्दा पैदा हुआ और क्या मुद्दा आया देखते हैं। अनुच्छेद 13 खंड 2 आर्टिकल 13 खंड 2 क्या आया? अब हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 13 खंड 2 से क्या मुद्दा आया कि संसद मौलिक अधिकार में संसद कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन क्या कह रहा था कि राज्य, अनुच्छेद 13 खंड 2 याद करो, कह रहा था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और बनाएगी तो उल्लंघन की सीमा तक रद्द हो जाए। तो संसद, ये अनुच्छेद 13 खंड 2 से क्या मुद्दा उठा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है या नहीं। तो देखिए केस, कौन कौन से केस आया था, इसके पहले हम केस सब देखेंगे। कौन कौन से केस चला था, किस में कहा गया था हाँ कर सकता है, किस में कहा गया था नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे केस हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, सज्जन सिंह केस। पहले रुक जाओ, हमारा चेंज कर लो। पहला केस हम देखेंगे, शंकरी प्रसाद शंकरी दूसरा केस आया सज्जन सिंह केस, फिर आया गोलक नाथ केस। अब हम देखते हैं कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है कि नहीं। तो न्यायालय में ये सब केस चला। न्यायालय क्या क्या कहा, क्या सब कहा वो हम देखेंगे, क्या क्या कहा। शंकरी प्रसाद केस कब न्यायालय में, कब ये गया 1951 में। कब, इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाँ ये संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्या कहा गया, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्या कहा गया, कर सकता है। फिर एक केस चला सज्जन सिंह केस 1965 में। कब चला, 14 साल बाद 1965 में। इसमें भी क्या कहा गया, यस। क्या कहा गया, यस। क्या कहा गया, यस। और फिर चला गोलकनाथ केस 1967 में। इसमें क्या कहा गया, नो। अब देखिए, अब हम देखते हैं इस शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया
कि हाँ संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। फिर सज्जन सिंह केस में भी न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। 1965 में सज्जन सिंह केस, 1965 में केस सबका ये नाम रखेंगे, संघवी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967। फिर कहा गया गोलकनाथ केस में कि नहीं, 1967 में न्यायालय अपना निर्णय चेंज कर दिया और क्या कहा कि नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भविष्य लक्षी अध्यारोहण सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहा गया? अब आज हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत पढ़ाएंगे। फिर अनुच्छेद 13 खंड 4 कहाँ से आया वो पढ़ाएंगे। तो आज यहाँ तक आधा घंटा की क्लास हो होती है। आज यहाँ तक देखिए, न्यायालय ने 1951 में कह दिया कि हाँ मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। फिर सज्जन सिंह केस भी चला 1965 में, तो इसमें भी कहा कि हाँ कर सकता है। फिर गोलकनाथ केस 1967 में कहा नहीं कर सकते हैं, यह भविष्य लक्षी अध्यारोहण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, भविष्य लक्षी अध्यारोहण सिद्धांत यह है कि जैसे अतीत काल में जो भी लागू हुआ वो बने रहेंगे, लेकिन भविष्य में कोई भी ऐसा कानून बनता है तो उसे जो मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाए। ठीक है, यही हम पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। तो आज हम देख लिए, अब ये रह गया, वर्तमान में जो है ये रह गया। तो चलिए आज हम यहाँ तक देख लिए। एक बार इसको एक वीडियो देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी इसे शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका छोटा भाई है हम, तो इतना तो बनता है आप लोगों के लिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब देने में कितना टाइम लगता है। और इसे जितना भी पढ़ा रहे हैं इसे आप कॉपी में नोट करते रहेंगे, नोटबुक में। और चलिए, तो ये हम देख लिए आज इतना चीज़। अब इससे आगे हम कल बताएंगे आपको क्या है इसका मुद्दा, भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत क्या है। तो इंडियन संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों साथ में हम लेकर चलेंगे। कौन सी केस आ रहे हैं और नहीं, ये केस तो बहुत टीचर बहुत लोग सीधे डायरेक्ट समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से पढ़ते हैं, मगर 12-13 बहुत टॉप मुद्दा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि कब संविधान संशोधन कर सकता है कि नहीं, किस केस में कहा गया न्यायालय के द्वारा नहीं कर सकता है, किस केस में कहा गया कर सकता है। अब गोलकनाथ केस आया, इसके बाद केशवानंद भारती केस आएगा। हर केस हम पढ़ेंगे, एक एक केस पढ़ेंगे। तो यहाँ तक चलिए आज पढ़ लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब रहने दें।